नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। चुनावों में जारी रहेगा ईवीएम का इस्तेमाल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, बैलेट पेपर के युग में वापस जाने का सवाल नहीं। विवाद को बताया निराधार और राजनीति से प्रेरित। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के बाद जस्टिस सीकरी ने भी नागेश्वर राव मामले की सुनवाई से खुद को किया अलग। जनहित याचिका में सीबीआई अंतरिम निदेशक के तौर पर नागेश्वर राव की नियुक्ति को दी गई चुनौती। नई बेंच शुक्रवार को करेगी सुनवाई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्लास्टिक को जिम्मेदारी और विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने पर दिया जोर। चेन्नई में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के गोल्डन जुबली समारोह में संबोधन। प्लास्टिक निर्यात में मौजूदा रुझान को बताया उत्साहजनक। 2018-19 में $8 बिलियन से अधिक के निर्यात की उम्मीद। दिल्ली पुलिस को गणतंत्र दिवस से पहले मिली बड़ी कामयाबी। जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी किए गिरफ्तार। नाकाम की आतंकी हमले की साजिश। वीडियोकॉन लोन केस में सीबीआई की एफआईआर में आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर का नाम। सीबीआई ने ली वीडियोकॉन समूह के मुंबई और औरंगाबाद के दफ्तरों की तलाशी। 3,250 करोड़ रुपए की कथित अनियमितताओं का आरोप। ईवीएम पर उठे ताजा विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साफ कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि अगर किसी शख्स या राजनीतिक पार्टी को ऐतराज है तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में साफ किया कि ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर के युग में देश वापस नहीं जाने वाला है। In fact, it's not I, it's the entire ECI. It's the ECIs of the past and it will be the ECIs of the future, that we are not going back to the era of ballot papers. And we are not going back to that era where we have ballot papers being lifted, musclemen being employed, besides the delay in the counting and also too much harassment of the polling staff on the ground. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने ईवीएम को लेकर जारी विवाद को निराधार करार दिया है। Elections in Himachal Pradesh, Gujarat, Karnataka, Tripura, Nagaland, Mizoram, and now Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Telangana, Rajasthan, maybe 1 or 2 states are left since then, including some by-elections to the Lok Sabha. The results have been completely different at different times. You're all very learned people. My simple question is that if the result is X, EVM is right. If the result turns out to be Y, the EVM is faulted. हाल ही में लंदन में हैकाथॉन के दौरान एक कथित साइबर एक्सपर्ट ने दावा किया था कि वो ईवीएम डिजाइन टीम के सदस्य थे और भारत में इस्तेमाल हो रही ईवीएम को हैक कर सकते हैं। इसके बाद चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस को खत लिखकर पूरे मामले की जांच की मांग की, जिस पर संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 के विजेताओं से मुलाकात की और उनके साथ बातचीत की। बच्चों ने अपने विशेष उपलब्धियों के बारे में उन्हें बताया और अपनी आकांक्षाएं प्रधानमंत्री के साथ साझा की। प्रधानमंत्री ने विजेताओं को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी और उनकी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन पुरस्कारों से प्रतिभाशाली बच्चों को जानने का अवसर मिलता है और ये पुरस्कार दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। उन्होंने मेधावी और प्रतिभाशाली बच्चों से कहा कि ये प्रकृति से जुड़े रहें,
प्रधानमंत्री ने बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिए और उनके साथ हल्के फुल्के और अनौपचारिक पल भी बिताए। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद इन विजेताओं ने राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान इन बच्चों ने अपने अनुभवों को राज्यसभा टीवी के साथ भी साझा किया। I come from a neighborhood in Bangalore that faces shortages of electricity and water on a regular basis. So, and moreover, the technologies used in buildings weren't sustainable. मैंने अपने 5th बर्थडे पे 1008 प्लांट लगाए थे और 6th बर्थडे पे 2500. I won the Classical Voice of India competition and also received the title Classical Voice of Karnataka in the year 2017. मैं उड़ीसा से हूँ और मुझे ये पुरस्कार इनोवेशन के लिए मेरा इनोवेशन है कि मैंने एक बायोरेमेडिएशन मेथड निकाला है जो उड़ीसा में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश का 98% क्रोमियम माइनिंग उड़ीसा में है जी और जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में ही वो केंद्रित है। तो वहाँ पे जो क्रोमियम माइनिंग के साथ साथ जब हमें इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही है तो कुछ पॉल्यूटेंट्स भी मिलना उनका स्वाभाविक है। और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान समाज में अभूतपूर्व बदलाव लाने वाला बताया है। इस कड़ी में आज देश भर में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मकसद बेटियों को नए अवसर मुहैया कराना, लोगों में जागरूकता लाना, असमानता दूर करने समेत उनके सभी अधिकारों की सुरक्षा करना है। इस साल राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय उज्जवल कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सरकार के निरंतर प्रयासों के साथ एक संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन लाने में सफल रहा है। उन्होंने गुरुवार को दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र में आयोजित राष्ट्रीय बालिका दिवस की वर्षगांठ के मौके पर ये बात कही। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर मेनका गांधी ने 5 राज्यों और 25 जिलों को उनके बेहतरीन काम के लिए सम्मानित भी किया। 4 years ago, the Honorable Prime Minister gave us this program to design. I was really quite scared because this is not a simple program of distribution of cycles, distribution of something or the other. It involves an entire social transformation. And a social transformation of an evil that has been with us for the last how many thousand years. So how would we be able to do it? केंद्र सरकार लड़कियों की कम शिक्षा और लिंग अनुपात के मामले को लेकर संवेदनशील रही है। सरकार ने इसके तहत 21 से 26 जनवरी तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह का आयोजन किया है, जिससे बेहतर कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण का नारा दिया गया। समाज में एक बड़े बदलाव का काम कर रहे इस अभियान के तहत लड़कियों को हर मामले में ज्यादा से ज्यादा सहयोग और सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। I am standing in front of you as proud as can be because I won fat, destroyed it is evil claps on me by taking charge of my life. I called up Tiruvannamalai District Collector's Office on 4/7/2017, the evening before of my wedding day, and informed about my marriage. The collectors, social welfare officers headed by the team of revenue and police officials came for my rescue. We are advocating gender equality and empowerment of women, and with the widespread advocacy of Beti Bachao Beti Padhao in Wokha district, I can say with conviction that our Lotha community in particular and Nagas in general are now more receptive to positive change. दरअसल हमारे समाज में लंबे अरसे से लड़कियों को अनेक क्षेत्रों में पक्षपात का सामना करना पड़ा है। कई मामलों में भेदभाव से उनका जीवन हाशिए पर डाल दिया जाता है। ये गर्व की बात है कि जब हमारी सरकार आई थी 2014 में, तो उस समय जो सेक्स रेशियो था वो बहुत ही कम था, 800 कुछ था और नीचे ही चलते जा रहा था। अब प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम जो बनाया था और हम लोगों ने जो इसको इम्प्लीमेंट किया था, इसका नतीजा ये हुआ है कि अब हम छोड़ रहे हैं at 927 per 1000, which is an excellent turnaround. I congratulate
the government and every officer who has taken part in it. And of course, I congratulate the people of India. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 4 साल पूरे हो गए हैं। हरियाणा के ही शहर पानीपत में 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। कहने को तो ये एक सामाजिक सुधार की योजना थी, लेकिन इस पर अमल करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का दुरुस्त होना जरूरी था। इसके लिए भी गांव में सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को जागरूक बनाया गया। इसके परिणाम भी देखने को मिले। आज बालिका जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो या राजनीति, घर हो या फिर विज्ञान से लेकर उद्योग, सभी क्षेत्रों में लड़कियां समान रूप से भागीदारी कर रही हैं। देश की बेटियों ने अपने हौसलों से हर मुश्किलों को आसान किया है। बेटा बेटी एक समान, बेटियों को पढ़ाने से देश बनेगा महान। जी हाँ, इसी नारे के साथ केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, जिसने पूरे देश में रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए एक बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी है। दिल्ली से कैमरामैन सुधीर के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्लास्टिक के ज्यादा इस्तेमाल को आधुनिक विकास की दुविधा बताया है। तमिलनाडु में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के गोल्डन जुबली समारोह में उपराष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्लास्टिक निर्यात में मौजूदा रुझान उत्साहजनक हैं। 2018-19 में प्लास्टिक निर्यात $8 बिलियन से अधिक होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रोजमर्रा के कामकाज में प्लास्टिक के अंधाधुंध इस्तेमाल से पर्यावरण पर पड़ रहे नकारात्मक असर को लेकर चिंता जताई। उपराष्ट्रपति ने चेन्नई में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी सीपेट के गोल्डन जुबली समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक तरफ हम बेहतर भौतिक सुख सुविधाओं के जरिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दे रहे हैं, तो दूसरी ओर प्लास्टिक के अंधाधुंध उपयोग से हमारी जीविका के स्रोतों को गंभीर रूप से नष्ट होने का खतरा है। Plastics pose an essential development dilemma. On one hand, there is a quest for improving the quality of life by better material comforts. On the other hand, indiscriminate use of plastic threatens seriously erode the source of our sustenance. There has to be a proper appreciation of the appropriate use of different plastics. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि प्लास्टिक एक विकासात्मक दुविधा पैदा करता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्लास्टिक को जिम्मेदारी से और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना होगा। उपराष्ट्रपति का कहना है कि प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से बचने के लिए उपयोग के बाद ठीक से पुनर्नवीकरण करना होगा। उन्होंने रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल का मंत्र देते हुए कहा कि इसके जरिए प्लास्टिक के पर्यावरण पर प्रभाव को कम किया जा सकता है। Convenience items are intended to single use are being continuously discarded to the landfills, littering our landscapes, thereby creating threats for aquatic and marine life. Also important, improper littering habits and lack of awareness on plastics waste management has resulted in many hazards. It has to be ensured that plastics are used responsibly. पर्यावरण के प्रति चिंता जाहिर करते हुए उपराष्ट्रपति ने बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने सीपेट को पारंपरिक प्लास्टिक की जगह बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए तकनीक के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति ने समुद्र में प्लास्टिक के बढ़ते ढेर को लेकर भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि अगर हम धरती को समृद्धि की ओर ले जाना चाहते हैं तो प्लास्टिक को समुद्र में जाने से रोकना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने के लिए उत्साहित हैं। उपराष्ट्रपति ने वैश्विक निवेश सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। चेन्नई में आयोजित हुए इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति ने मौजूदा केंद्र सरकार के अर्थव्यवस्था को लेकर उठाए गए कदमों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती ग्रोथ का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। आज हर कोई भारत में निवेश करना चाहता है। And the present Prime Minister, Sri Narendra Bhai Modi,
through various measures and reforms has ensured that the fundamentals of the Indian economy remains strong as it continues on the growth trajectory. The reforms taken by the government in the past few years have made India the top destination for investments in the world. Some time back, I was minister in the government, looking after urban development, smart cities, metro rail, and also housing. Ambassador after ambassador used to come, and they used to show interest to invest in India because they're all impressed by the growth story, and they're also impressed by the economic policies. They're also impressed by reforms. I have the first-hand knowledge of the foreign investment that's coming here. और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए हमारे साथ। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक। 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद में जन्म। हिंदी भाषा की प्रख्यात कवित्री। प्रभाव ऐसा कि कवि निराला उन्हें कहते हिंदी की सरस्वती। बहुमुखी प्रतिभा की धनी महादेवी साहित्य के अलावा संगीत और चित्रकारी में भी थी निपुण। महात्मा गांधी के प्रभाव में समाज सेवा और स्वतंत्रता संग्राम में लिया हिस्सा। भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में शामिल। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महादेवी वर्मा 1956 में पद्म भूषण और 1988 में पद्म विभूषण से हुई सम्मानित। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के बाद अब जस्टिस सीकरी ने भी सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एस नागेश्वर राव की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। अब ये मामला शुक्रवार को एक अलग पीठ सुनेगी। जस्टिस सीकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उस उच्च अधिकार प्राप्त चयन समिति का हिस्सा थे जिसने आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद से हटाने का फैसला किया था। पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था और मामले को जस्टिस सीकरी की पीठ में सूचीबद्ध किया था। केस से अलग होते हुए जस्टिस गोगोई ने कहा था कि वो याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो अगले सीबीआई निदेशक का चयन करने वाली समिति का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो असम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) के फाइनल पब्लिकेशन की डेडलाइन को 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि असम के चीफ सेक्रेटरी, स्टेट NRC कोऑर्डिनेटर और चुनाव आयोग 7 दिन के अंदर मिलकर ये तय करें कि कैसे NRC वेरिफिकेशन की सुनवाई होगी। कोर्ट ने ये कहा कि लोकसभा चुनाव और NRC की प्रक्रिया दोनों साथ में चल सकती हैं। असम NRC के कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कुल 36.2 लाख लोगों ने NRC की अंतिम लिस्ट में अपना नाम दाखिल करने के लिए दावा किया है। उन्होंने कहा कि दावों पर सुनवाई 15 फरवरी से शुरू होगी। वहीं असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि सिटीजनशिप बिल असम की संस्कृति, इतिहास और सभ्यता के लिए एक मजबूत कदम साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के संशोधित कानून पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा है कि कानून पर अंतरिम रोक लगाई जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि पहले का फैसला जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस UU ललित ने दिया था। अब जस्टिस गोयल के रिटायर होने के बाद जस्टिस ललित को पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करनी होगी। इसके लिए मुख्य न्यायाधीश नई पीठ का गठन करेंगे। इसलिए इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाना चाहिए। इस संशोधन कानून को लेकर दोबारा सुनवाई के लिए दायर याचिकाओं पर पहले ही केंद्र सरकार से जवाब मांग चुका है
गौरतलब है कि SC/ST संशोधन के माध्यम से जोड़े गए कानून 2018 में नए प्रावधान 18A के लागू होने से फिर दलितों को सताने के मामले में तत्काल गिरफ्तारी होगी और अग्रिम जमानत भी नहीं मिल पाएगी। याचिका में नए कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। कश्मीरी आतंकवादी से सैनिक बने लांस नायक नजीर अहमद वानी घाटी में 6 आतंकवादियों को मारते हुए शहीद हो गए थे। उन्हें इस साल अशोक चक्र के लिए चुना गया है। ये शांति काल में सर्वोच्च वीरता का प्रदर्शन करने के लिए मिलने वाला बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है। लांस नायक नजीर अहमद वानी एक समय आतंकवादी थे, लेकिन वो अपनी इन गतिविधियों को पीछे छोड़ते हुए टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हो गए। कश्मीर के शोपिया में पिछले साल नवंबर में जिस आतंकवाद रोधी अभियान के दौरान उस समय वे 34 राष्ट्रीय राइफल में थे और उनकी पोस्टिंग कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में थी। नजीर अहमद वानी को एक ऐसे समय में अशोक चक्र दिया जा रहा है जब बारामूला को पहला आतंक मुक्त जिला घोषित किया गया है। घाटी का ये पहला जिला है जहां अब कोई आतंकी मौजूद नहीं है। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम करते हुए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 2 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकी 26 जनवरी पर दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे, जिसे दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया। गौरतलब है कि इससे पहले NIA ने भी यूपी समेत कई राज्यों में छापेमारी की थी और आतंकियों के मॉड्यूल का खुलासा किया था। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने नौसेना वायु स्टेशन INS शिवपुर की INS कुहासा के रूप में शुरुआत की है। इस भव्य समारोह में वाइस एडमिरल विमल वर्मा, AVSM, ADC, कमांडर इन चीफ, अंडमान निकोबार कमान सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। समारोह कार्यक्रम में औपचारिक गार्ड प्रस्तुति, कमीशनिंग, छोटी पताका फहराना और कमांडिंग अधिकारी कमांडर कुलदीप त्रिपाठी द्वारा जहाज का वारंट पढ़ना शामिल थे। ICICI की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर से जुड़े लोन केस में CBI ने FIR दर्ज कर ली है। इसके साथ ही CBI ने मुंबई और औरंगाबाद में वीडियोकॉन के मुख्यालयों पर छापे भी मारे हैं। इस पूरे मामले में चंदा कोचर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। CBI ने ये FIR वेणुगोपाल धूत के वीडियोकॉन ग्रुप और दीपक कोचर की कंपनी न्यू पावर के खिलाफ की गई है। FIR दर्ज करने के साथ ही CBI की टीम ने कुल 4 जगह छापेमारी की है। इनमें नारीमन पॉइंट स्थित वीडियोकॉन दफ्तर और न्यू पावर के कार्यालयों में CBI की टीम ने जांच पड़ताल की। और इसरो आज रात श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विद्यार्थी उपग्रह कलाम सैट और इमेजिंग उपग्रह माइक्रोसैट R का प्रक्षेपण करेगा। इन उपग्रहों को इसरो के नए रॉकेट PSLV C-44 से रात 11:40 पर प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रक्षेपण की उल्टी गिनती जारी है। भारतीय ध्रुवीय रॉकेट PSLV C-44 छात्रों की ओर से विकसित कलाम सैट और पृथ्वी की तस्वीरें लेने में सक्षम माइक्रोसैट R को लेकर उड़ान भरेगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कल शाम 7:37 पर PSLV C-44 वाहन के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हुई है। ये इसरो के PSLV वाहन की 46वीं उड़ान है। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और प्रवासी दिवस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले करीब 3000 अतिथियों ने आज प्रयागराज में कुंभ मेले में स्नान और पूजा अर्चना की। जगन्नाथ ने
संगम तट पर भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना की और कुंभ के नए नियंत्रण केंद्र एकीकृत का दौरा भी किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने कुंभ के भव्य आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। महिलाओं पर दिए जाने वाले विवादित बयानों के बाद निलंबित झेल रहे हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के लिए राहत भरी खबर है। प्रशासकों की समिति ने दोनों ही क्रिकेटर्स का निलंबन हटा दिया है। इस अंतरिम राहत के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि पांड्या न्यूजीलैंड दौरे पर गई भारतीय टीम के साथ जल्द ही जुड़ सकेंगे। हालांकि जांच अभी भी जारी है। सीओए ने इस पूरे मामले के बारे में जानकारी दी। प्रशासकों ने एक समिति का मानना है कि यह फैसला एमिक्स क्यूरिया और पीएस नरसिम्हा की समिति से लिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।